नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सुना है कि किसी डॉन ने 20 साल तक अपराध की दुनिया पर राज किया हो, लेकिन उसने एक भी गोली न चलाई हो? क्या कभी आपने सुना है कि एक ऐसा डॉन जिसने प्रधानमंत्री को रिश्वत की पेशकश कर दी हो? या कभी आपने सुना है कि ऐसा डॉन जो 20 साल तक अपराध की दुनिया में गहरे तक काम करता रहा, लेकिन आज भी उसको दुनिया का सबसे शरीफ डॉन माना जाता हो? तो आज एक कहानी ऐसी में भी एक ऐसे डॉन की बात जो 20 साल तक मुंबई पर राज करता रहा और शायद आज़ाद हिंदुस्तान का पहला डॉन था, लेकिन आज भी उसका नाम लेते वक्त लोग उसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे पता चले कि वो बहुत बड़ा अपराधी था। आप इस कहानी को सुनकर हैरान जरूर होंगे, क्योंकि अपराध की दुनिया के बारे में बात करते ही, अपराधियों के बारे में बात करते ही दिमाग में आता है एक ऐसा चेहरा जो बेहद क्रूर, बेहद खतरनाक और हर किसी का नुकसान करने वाला होता है। यानी अगर कोई उसका विरोधी है तो उसको गोली मार दी, अगर पुलिस उसका रास्ता देखे तो पुलिस के खिलाफ हो जाए, या प्रशासन सिस्टम का जो भी उसके खिलाफ हो उस सब का नुकसान करे। अपराधी की छवि ऐसी होती है। लेकिन आज हम जिस डॉन की बात कर रहे हैं, उन सब छवियों से अलग उस डॉन की अलग पहचान थी, और इसी पहचान के चलते उसने मुंबई में 20 साल तक राज किया। और वो भी उस वक्त जब न दाऊद इब्राहिम का नाम था, न करीम लाला का नाम था, और न ही पठान का नाम था। यानी वो नाम जो आज की तारीख में लोग आमतौर पर जानते हैं, वो सब अस्तित्व में भी नहीं आए थे, सामने भी नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले एक शख्स था जो पूरी मुंबई पर राज कर रहा था। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो परिवार जिसमें जन्म हुआ वो बेहद गरीब परिवार था। ये उन दिनों की बात है जब छोटे शहरों से ज़्यादातर लोग मुंबई जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि मुंबई किसी को भूखा नहीं सोने देती थी। दिल्ली आने के लोग कोशिश कम करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मुंबई की तरफ भागते थे, क्योंकि एक तो वो माया नगरी थी और दूसरी इकोनॉमिक स्थिति होने की वजह से वहाँ सबको कोई ना कोई रोजगार मिल जाता था। 1926 में पैदा होने के बाद 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ ये लड़का मुंबई पहुँच गया। मुंबई को तब बम्बई के रूप में जाना जाता था, और ज़्यादातर छोटे काम आसपास के स्टेट्स के लोग करते थे, जो गरीब होते थे, जो वहाँ पर किसी तरह अपना जीवन चलाना चाहते थे। तो ये बच्चा जब वहाँ पर पहुँचा तो अपने पिताजी के साथ एक साइकिल बनाने की दुकान पर काम करने लगा। पिता ने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें साइकिल का पंचर, साइकिल को रिपेयर करने का काम होता था, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। शुरुआत के करीब 17-18 साल इस लड़के ने अपने पिता और परिवार के साथ बेहद गरीबी में गुजारे। मुंबई में जहाँ ये लोग काम करते थे, उसी दुकान के पास फुटपाथ पर सोते थे। दिन भर जो कमाते थे उसी से खर्चा चलता था। लेकिन 18 साल तक होते होते कई बार उसके मन में इस बात की इच्छा जागी कि जो चकाचौंध भरी मुंबई की नगरी है, जहाँ जगमग रोशनी है, माया नगरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोग सेलिब्रिटी हैं, वहाँ पर क्या उसका कोई जगह नहीं होगी? और इन्हीं ख्यालों के साथ ये बड़ा हो रहा था। और फिर उसने साइकिल की दुकान छोड़कर एक दूसरी नौकरी शुरू की, जो कि वहाँ पर बंदरगाह में कुली की नौकरी थी। हालांकि कुली की नौकरी भी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ इस शख्स की ज़िंदगी बदलने वाली थी। 1970 के दशक की बात है, जब इस लड़के ने मुंबई के बंदरगाह पर नौकरी शुरू की। अपना खर्चा किसी तरीके से चलाता था, लेकिन वहाँ पर उसने नोटिस किया कि एक काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उस बंदरगाह पर छोटे बड़े बहुत सारे स्मगलर्स इक्का दुक्का सामान इधर से उधर करते हैं, और उनके जरिए वो अपने पैसे बनाते हैं। कुछ एक बड़े स्मगलर भी हैं जो कि सोने और चांदी की तस्करी करते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी आमदनी होती है। ऐसे ही एक शख्स से इस लड़के की मुलाकात होती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब मुलाकात हुई, धीरे धीरे आगे बात बढ़ने लगी, ये लड़का उस आदमी के लिए काम करने लगा, तभी अचानक उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, वो शख्स उस लड़के के पास आता है और जल्दबाजी में एक बक्सा पकड़ाता है और कहता है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो किसी न किसी तरीके से मुझे बक्सा वापस करना और इसकी हिफाजत करना। और ये शख्स
जेल चला जाता है। करीब 6 महीने बाद जब ये शख्स बंदरगाह पर इस लड़के को ढूंढते हुए आता है तो ये लड़का वहीं मौजूद था, अपना काम कर रहा था। ये शख्स इसके पास पहुंचता है और कहता है, मेरा बक्सा कहाँ है? तो ये लड़का उसको लेकर अपनी झुग्गी की तरफ जाता है और बेड के नीचे से उस बक्से को निकालता है और उसे वापस कर देता है। इस शख्स ने इस बक्से को उस लड़के के सामने ही खोला और देखा कि उसका सारा सामान उसके अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। ये शख्स इस लड़के की ईमानदारी पर बेहद खुश होता है क्योंकि उस बक्से के भीतर स्मगलिंग का सोना था और वो इतना सोना था कि अगर वो सोना वापस नहीं मिलता तो ये लड़का तो अमीर हो ही जाता, लेकिन ये शख्स जो कि स्मगलर था बर्बाद हो जाता। लिहाजा उसकी इस ईमानदारी से खुश होकर के उसने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? बस यहीं से इस लड़के की ज़िंदगी बदल जाती है और इस लड़के का नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान आज की तारीख में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उस वक्त यानी 70 के दशक में मुंबई के लिए एक ऐसा नाम था जिसका नाम जुबान पर आते ही लोग इज्जत से बात करते थे। इस नाम से लोग खौफ खाते थे और इस नाम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। ऐसा हुआ भी क्यों? क्योंकि हाजी मस्तान ने अपराध की दुनिया में एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया, ऐसा मुकाम अख्तियार किया कि लोग उससे खौफ कम खाते थे, इज्जत ज़्यादा करते थे। इसकी वजह भी थी क्योंकि हाजी मस्तान ने अपने पूरे 20 साल के अपराध के कैरियर में कभी किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई। उसके गैंग के लोगों ने भले ही अपराध के उस रास्ते को चुना, लेकिन उसने अपने हाथ से न तो किसी को मारा और न ही कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए उसको लंबे समय तक जेल जाना पड़े। दरअसल हाजी मस्तान का काम करने का तरीका ही एकदम अलग था। वो जिस किसी से भी वास्ता रखता था, जिससे भी उसको काम पड़ता था, उस शख्स को वो इतना खुश कर देता था कि चाह कर और न चाह कर भी सामने वाला शख्स कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचता था। चाहे फिर वो पुलिस वाला हो, चाहे सरकार का कोई आदमी हो, चाहे किसी दूसरे गैंग का इंसान हो, या ही उसके साथ काम करने वाला कोई हो, सबको पैसों से इतना खुश रखता था कि हर कोई उसका मुरीद हो जाता था। 70 के दशक में हाजी मस्तान ने बड़ी तेज़ी से अपना कदम बढ़ाना शुरू किया और उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि स्मगलिंग की दुनिया में उसके नाम के सहारे ही लोग भरोसा कर लेते थे। दरअसल हाजी मस्तान ने दूसरे देशों से भारत के लिए स्मगलिंग शुरू की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, तमाम दवाइयाँ, गोल्ड और सिल्वर, यहाँ तक कि महंगे आइटम और लग्जरी चीज़ें भी थीं। लेकिन उसने कभी हथियारों और बारूद की तस्करी नहीं की, इसीलिए उसको दूसरे तरीके का अपराधी भी समझा जाता था। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक और तमाम दूसरे सामानों में उस वक्त इतना मार्जिन हुआ करता था कि एक एक सामान के लिए उसको दुगनी कीमत मिलती थी। वजह ये थी कि तब विदेश जाना बहुत महंगा था। इक्का दुक्का लोग ही विदेश जाते थे और वहाँ की टेक्नोलॉजी से बने हुए उत्पाद भारत में बहुत मांग रखते थे, लेकिन उनको लाने का सीधा जरिया बहुत महंगा था। लिहाजा स्मगलिंग के जरिए आने वाले सामान को लोग हाथों हाथ लेते थे और उसके पैसे लगभग एक हफ्ते के भीतर, 10 दिन के भीतर दुगने हो जाते थे, वो भी सब लोगों को कमीशन और रिश्वत देने के बाद। हाजी मस्तान बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपने नेटवर्क में बंदरगाह पर मौजूद तमाम कर्मचारियों, उस इलाके के पुलिस वालों को, तमाम अफसरों को, सरकार के लोगों को और प्रशासन के उन लोगों को शामिल कर रखा था जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस स्मगलिंग को रोकें। लेकिन चूंकि इसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था और रिश्वत इतनी ज़्यादा मिलती थी कि लोग एक तरीके से हाजी मस्तान के लिए ही काम करने लगे थे। हाजी मस्तान अब इतना बड़ा नाम बन चुका था कि स्मगलिंग का बादशाह कहा जाने लगा था। दूसरे गैंग के लोग भी उससे जलते थे, लेकिन वो किसी भी गैंग के कामों में दखल नहीं देता था। बाकी के तमाम गैंग्स ड्रग तस्करी, मर्डर, किडनैपिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन हाजी मस्तान ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग करता था और अंतिम वक्त तक वो स्मगलिंग ही करता रहा। यहाँ तक कि उसने विदेश से तमाम वो गाड़ियाँ भी खरीदी जो उस वक्त भारत में मौजूद नहीं होती थी। उसके लिए उसने बड़ा यूनिक तरीका इस्तेमाल किया था। अगर आप विदेश से कोई विदेशी गाड़ी लाते हैं तो उस पर इंपोर्ट की ड्यूटी लगती है और वो गाड़ी बेहद महंगी हो जाती है। हाजी मस्तान ने अपने नेटवर्क के जरिए विदेशों से गाड़ियों के पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में खरीदने शुरू किए और फिर उनको जहाज में भर के मंगवाने लगा और उसकी असेंबलिंग मुंबई में होती थी। उसके बाद बड़े बड़े लोगों, सेलिब्रिटीज़ को, तमाम लोगों को वो गाड़ी बेचता था और उसको वो गाड़ी सस्ती पड़ती थी, लेकिन अगले आदमी को जो इसको गाड़ी बेचता था उस शख्स को लगता था कि वो गाड़ी विदेश से पूरी तरह से बन के आई है और इसलिए वो महंगे दाम चुकाता था।
हालांकि उसको भी बाजार मूल्य यानी विदेश के बाजार मूल्य से कम दामों में गाड़ी मिलती थी। तो ये भी धंधा हाजी मस्तान का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन विदेशी गाड़ियों की खरीद फरोख्त और महंगे सोने चांदी के आभूषणों और तमाम दूसरी चीज़ों की खरीद फरोख्त के दौरान उसका धीरे धीरे परिचय फिल्म इंडस्ट्री में होने लगा। उसके कई ऐसे दोस्त बने जो उस वक्त के नामचीन लोग थे, चाहे वो देवानंद हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, या फिर उस वक्त अमिताभ बच्चन हो। इन सब से हाजी मस्तान की करीबी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि सरकार के लोग भी उसके करीब आते जा रहे थे और सब उसके हितैषी हो रहे थे। अब उसका दिल था कि वो किसी तरीके से मुंबई की माया नगरी में एंटर करे और वहाँ पर फिल्म बनाने का काम करे। हाजी मस्तान को फिल्में देखना और फिल्में बनाना इतना पसंद था कि वो अक्सर अपनी इच्छा के लिए, अपने को खुश करने के लिए फिल्मी पार्टियों में जाता था। और हाजी मस्तान वहाँ पर तमाम फिल्मकारों से, तमाम फिल्म के कलाकारों से मिल कर के बात करता था कि वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आ सकता है। लोग चाहते थे कि हाजी मस्तान जैसा बड़ा फाइनेंसर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटाते थे क्योंकि हाजी मस्तान का पैसा काले पैसे की तरह जाना जाता था और इसमें इस बात का भी खतरा था कि कहीं पुलिस या सरकार की नज़र उन पर टेढ़ी न हो जाए। लेकिन हाजी मस्तान अपने रास्ते पर चल रहा था और वो चाहता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाए। इस बीच उसने मधुबाला को देखा। मधुबाला उस वक्त अपनी टॉप की हीरोइन थी और मधुबाला से हाजी मस्तान को प्यार हो गया। लेकिन मधुबाला के मन में हाजी मस्तान को लेकर के कोई बड़ी अच्छी इमेज नहीं थी, लिहाजा मधुबाला उससे कभी बात नहीं करती थी। हाजी मस्तान हमेशा कोशिश करते थे कि अपनी फिल्म में दोस्तों, प्रोड्यूसर्स और दूसरे लोगों के जरिए मधुबाला के करीब जा सकें, लेकिन मधुबाला उनको बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी। ये एक तरफा प्यार था और हाजी मस्तान चाहते थे कि मधुबाला उनकी बात मान जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सका क्योंकि जब तक मधुबाला ये बात समझ पाती, ये बात अंतिम पड़ाव तक पहुंचती, मधुबाला की मौत हो गई थी। लेकिन मधुबाला को लेकर हाजी मस्तान का प्यार कम नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने जिस सोना नाम की हीरोइन से शादी की उसके बारे में चर्चित था कि ये लड़की मधुबाला की तरफ दिखती है और उस मधुबाला जैसी दिखने वाली लड़की के साथ हाजी मस्तान ने आखिर में शादी कर ली। अब हाजी मस्तान ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे फिल्म इंडस्ट्री में। हाजी मस्तान की कंपनी फिल्म इंडस्ट्री में दखल दे चुकी थी और कई फिल्में बना रही थी, लेकिन हाजी मस्तान का कारवां यहीं नहीं रुक रहा था। हाजी मस्तान चाहता था कि किसी तरीके से वो राजनीति में भी कदम रखे, लेकिन उसके पिछले काले कारनामे, स्मगलिंग की दुनिया के राज और उसका जो दागदार दामन था वो उसके सामने आड़े आ रहा था। और इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। हाजी मस्तान स्मगलिंग की दुनिया में बेताज वास्ता बन चुका था और तमाम अपराध के गैंग्स जो थे वो हाजी मस्तान के सामने बौने साबित हो रहे थे। उस वक्त दाऊद इब्राहिम, करीम लाला और इसके अलावा दूसरे जो गैंग थे वो बेहद छोटे थे, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। दाऊद इब्राहिम बाद में बेशक हाजी मस्तान के बाद मुंबई का डॉन बना और आज भी मुंबई का जराइम पेशा दाऊद इब्राहिम के नाम से चलता है, लेकिन इससे पहले हाजी मस्तान के अलावा कोई बड़ा वहाँ पर डॉन नहीं था। लेकिन सरकार की नज़र लगातार हाजी मस्तान पर टेढ़ी हो जा रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री थी देश की इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के आदेश पर तमाम अपराधों की वजह से हाजी मस्तान को एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इमरजेंसी का वक्त आ गया और इमरजेंसी के वक्त उसकी मुलाकात हुई जेपी से, यानी जयप्रकाश से। बताते ये हैं कि हाजी मस्तान जयप्रकाश से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि अब वो देश के लिए काम करेगा, यानी उस मूवमेंट से जुड़ेगा जिसमें देश हित की बात करती है, और उसकी कोशिश लगातार उसने शुरू कर दी। लेकिन इसके आड़े आ रहा था उसका जेल में होना। ऐसे में हाजी मस्तान ने अपने नेटवर्क के जरिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक संदेश भिजवाया, और वो संदेश ये था कि आप जो चाहें कीमत वसूल लीजिए, लेकिन मुझे जेल से रिहा कर दीजिए ताकि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दूं और इस नई ज़िंदगी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि इंदिरा गांधी ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। कुछ वक्त के बाद जब वक्त बदला तो जेपी के साथ हाजी मस्तान भी जेल से बाहर था, लेकिन वो जेपी से इतना प्रभावित था कि उसने जेपी के सामने करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के साथ मिल करके एक प्रस्ताव रखा और उसमें कहा कि वो शपथ पत्र दे करके कह सकता है कि वो अपराध नहीं करेगा, लेकिन उसके तमाम गुनाहों के लिए उसको रियायत दी जाए और उसको जेल से बाहर आने में जो मदद मिली है अब उसको जारी किया जाए। जेल से बाहर आने के बाद हाजी मस्तान ने बाकायदा सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उसने कहा
कि वो शपथ पत्र दे करके ये तय करेगा कि अब वो अपराध की दुनिया में काम नहीं करेगा बल्कि सही रास्ते पर चलेगा, लेकिन उसे तमाम अपराध के मामलों में रियायत भी मिले और उसे आगे की ज़िंदगी जीने के लिए मदद भी मिले। और इस मांग को कहे अनकहे शायद मान लिया गया, क्योंकि उसके बाद हाजी मस्तान ने तय किया 1981 में कि वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाए, और इस राजनीतिक पार्टी में दलित और मुस्लिमों को साथ लाने की बात थी। हालांकि इस पार्टी को कभी भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस पार्टी को खड़ा करने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज, जिसमें दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेता शामिल थे, वो पार्टी के लिए प्रचार करते थे। हाजी मस्तान ने उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में मुस्लिमों को लामबंद करने के लिए पैदल यात्राएं की, लेकिन काम फिर भी नहीं बना। हाजी मस्तान कभी सत्ता में नहीं आ सका, लेकिन उसका नाम अपराध की दुनिया में फिर भी बड़ा होता जा रहा था। इस बीच नए नए गैंग भी बड़े होते जा रहे थे, क्योंकि वो अपराध का ऐसा रास्ता अपना रहे थे जिसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। वो ड्रग्स का बिजनेस था, वो हथियारों की खरीद फरोख्त का बिजनेस था, वो तमाम अपराध जगत के लोगों को और दूसरे लोगों को अवैध हथियार देने का बिजनेस था। और इस बिजनेस के बढ़ते बढ़ते हाजी मस्तान धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। ये वो वक्त था 1990 का, जब हाजी मस्तान का जलवा कम होने लगा था। इसी बीच एक और घटना घटी। सरकार हाजी मस्तान के खिलाफ थी, दो वजहों से। एक तो वो अपराध की दुनिया में था, दूसरा वो राजनीति में अपने हाथ आजमा रहा था। अकूत धन होने की वजह से हाजी मस्तान किसी दिन उनके लिए खतरा पैदा कर सकता था, यानी उनको चुनाव में मात दे सकता था, रास्ते में रोड़ा बन सकता था। लिहाजा एक बार जब बड़ा सा जहाज जिसमें स्मगलिंग का बहुत अरबों का सामान था, उस वक्त सरकार ने पकड़ लिया। कई दिन पहले चला ये जहाज मुंबई के बंदरगाह पर अगले दिन उतरने वाला था, लेकिन उसको पता चल गया कि इसके बारे में सरकार और प्रशासन को जानकारी है, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था और पुलिस और प्रशासन और कस्टम में तमाम लोग उसके ही दिए हुए थे। लिहाजा उसको जानकारी मिलने के बाद उसने हर कोशिश की कि किसी तरीके से इस सामान को ना पकड़ा जाए, क्योंकि उसमें तमाम जमा पूंजी लगी हुई थी। यहाँ तक कि उसने सरकार और प्रशासन के सामने ये भी पेशकश रखी कि बेशक अगर उनको सारा सामान लेना भी है तो वो ले लें, लेकिन उस पूरे मामले में कुछ रियायत बरतें। और रियायत ये, क्योंकि उसको पता ये चला था कि सरकार चाहती है कि इस पूरे जहाज को समंदर में डुबो दिया जाए, क्योंकि इस जहाज के डूबने के बाद ही हाजी मस्तान का एम्पायर 80% कम हो जाएगा। बताया जाता है कि उस वक्त उस जहाज में सिर्फ सोने और चांदी की सिल्लियाँ रखी हुई थी। लिहाजा अगर ये चोट पड़ती तो हाजी मस्तान बहुत बुरी तरह से टूटने वाला था। अब बात नहीं बनी, सरकार ने बात नहीं मानी, इसकी पेशकश नहीं मानी गई, और आखिरकार में बताया जाता है कि इस जहाज को मुंबई के पास समंदर में डुबो दिया गया, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हाजी मस्तान को हुआ। और इसके बाद हाजी मस्तान कभी मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। 1994 का साल आते आते वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। मुंबई में हाजी मस्तान एक तरफ बीमारी से और दूसरी तरफ अपने नुकसान की वजह से कमज़ोर पड़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब कुछ वक्त के बाद मुंबई में बम धमाकों की साजिश रची जा रही थी। लिहाजा जो लोग दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग बहुत मजबूत थे और दाऊद इब्राहिम एक बड़ा नाम होता जा रहा था। दूसरी तरफ हाजी मस्तान की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा वो ज़्यादातर वक्त अपने घर में रहता था। फिर 1994 दिसंबर में खबर आई कि हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस खबर के बाद मुंबई के अपराध जगत में खलबली मच गई, क्योंकि एक तरफ सवाल ये था कि अब हाजी मस्तान के बाद दूसरा कौन, और दूसरी तरफ लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि हाजी मस्तान जैसा बड़ा अपराधी इतनी आसानी से दुनिया से चला गया। लेकिन सच तो सच था, हाजी मस्तान अब दुनिया में नहीं था। और उसके बाद एक नई जंग शुरू हुई, जिस जंग में मुंबई पर राज करने के लिए होड़ मचने वाली थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम ने बाजी मारी और उसके बाद मुंबई पर दाऊद इब्राहिम के गैंग का पूरी तरह से कब्जा हो गया। छोटे मोटे और दूसरे गैंग भी काम करते हैं, लेकिन असल में हाजी मस्तान के बाद अगर कोई उसका अपराध की दुनिया में वारिस है तो वो है दाऊद इब्राहिम। लेकिन हाजी मस्तान जब तक कि मुंबई में राज करता रहा तब तक उसका एक सीधा उसूल था कि किसी को मारना नहीं है, आम लोगों को छेड़ना नहीं है, सिस्टम से लड़ना है और सिस्टम के खिलाफ काम करते हुए सिस्टम को अपने साथ भी रखना है। और ये ऐसा यूनिक तरीका था जो हाजी मस्तान से पहले और हाजी मस्तान के बाद किसी अपराधी ने नहीं इस्तेमाल किया। लिहाजा आज भी हाजी मस्तान को भारत के अपराध के इतिहास का सबसे शरीफ डॉन भी माना जाता है।
तो 20 साल तक जराइम पेशा दुनिया में रहने और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने के बाद भी सबसे शरीफ डॉन का खिताब लेने वाले इस डॉन पर यह थी हमारी खास पेशकश। एक कहानी ऐसी भी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और नायाब कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।